आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए एक स्वरचित कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है आखिर मेरा क्या कसूर था। आशा करती हूँ मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी आप लोगों को पसंद अवश्य आएगी। क्योंकि दोस्तों, ये मेरा पहला ही प्रयत्न है कहानी लिखने के लिए, तो इसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों का सहयोग मुझे पूरी तरह प्राप्त होता रहेगा और कहानी में किसी भी प्रकार की गलती है या किसी भी प्रकार का आपको लगता है संशोधन आवश्यक है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। शरद बाबू अभी अभी दफ्तर से आए थे। गर्मी बहुत थी और लू के थपेड़ों से कुछ राहत लेने के इरादे से शरद बाबू बाथरूम से नहाकर निकले ही थे। अचानक उनके मोबाइल की घंटी बजी। उनकी छोटी बेटी चिंकी जल्दी से भागकर उनका फ़ोन ले आई। शरद बाबू ने अनजान नंबर देखकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और सोचा कि ये बैंक वाले शाम को भी चैन की सांस नहीं लेने देते। उनकी श्रीमती जी, जिनका नाम निर्मला है, उनके लिए चाय और नाश्ता लेकर आई। निर्मला ने पूछा, किसका फ़ोन था? शरद बाबू, अरे होगा किसी बैंक से। पूरे दिन ये लोग फ़ोन करके लोन ले लो कहते रहते हैं, बस परेशान करके रख दिया है। अच्छा बताओ, आज चिंकी ट्यूशन के लिए नहीं गई क्या? निर्मला, नहीं, आज उसकी ट्यूशन की छुट्टी है। उसकी स्कूल की कुछ किताबें भी लानी है, तो आप कल ऑफिस से आते हुए ले आना। अभी शरद बाबू चाय भी पूरी नहीं कर पाए थे कि फिर से उनके फ़ोन की घंटी बजी। ये कॉल भी उसी नंबर से था। उन्होंने फ़ोन को इग्नोर किया। उनकी पत्नी निर्मला ने कहा, उठा लीजिए ना, शायद कोई किसी काम से फ़ोन कर रहा हो। श्रीमती जी की बात मानकर शरद बाबू ने फ़ोन उठाया। सामने से आवाज़ आई, क्या मेरी बात नैना के पापा से हो रही है? शरद बाबू, जी बोल रहा हूँ। मैं सीतापुर थाने से इंस्पेक्टर नितिन बोल रहा हूँ। आप फ़ौरन ही ज़िला अस्पताल में पहुँच जाइए। आपकी बेटी नैना यहाँ भर्ती है। उसकी हालत काफ़ी नाजुक है। मैं आपको मिलकर ही सारी बात बताऊँगा। आप फ़ौरन आइए। शरद बाबू के चेहरे का रंग उड़ गया। एक ही सेकंड में उनके सामने नैना के बचपन से लेकर जवानी की सभी यादें ताज़ा हो गईं। शरद बाबू की दो बेटियां ही थीं, नैना और चिंकी। नैना का उन्होंने पिछले साल ही बड़ी धूमधाम से विवाह रचाया था। वो अभी 20 बरस की ही थी। कॉलेज पास करते ही शरद बाबू ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के चक्कर में नैना का विवाह कर दिया। उनके किसी दोस्त ने अपने भतीजे के लिए नैना का रिश्ता मांगा था, जिसे शरद बाबू मना नहीं कर सके। लड़का भी उन्हें पसंद आया था। हालांकि नैना की माँ ने मना किया था कि शादी में इतनी जल्दबाजी क्यों, लेकिन शरद बाबू कुछ पुराने ख्यालों के व्यक्ति थे। उनको लगता था कि घर का हर फैसला मर्दों को ही लेना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी सदस्य से जुड़ा हो। नैना ने बिना सवाल जवाब के पिता का फैसला मान लिया था, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों में नैना से ससुराल में सब लोग अजीब तरीके से बर्ताव करने लगे। उन्होंने नैना का बात बात पर तिरस्कार करना शुरू कर दिया। उसे जब भी मन में आता तब जलील करने लगे। इतना तो फिर भी ठीक था, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसके पति ऋषि ने उस पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया। नैना के ससुराल वालों ने शुरू से ही बहुत खुलकर दहेज की बात की थी और दहेज लिया भी था। नैना के पिताजी ने भी अपनी औकात के अनुसार बहुत अच्छी शादी की थी। शादी के 6 महीने के अंदर अंदर ही ऋषि को बिजनेस में काफ़ी घाटा होने लगा और वो नैना पर दबाव डालने लगा कि वो अपने पिता से और पैसे मांगे। नैना इसके लिए तैयार नहीं थी और यहीं से दोनों पति पत्नी में तनातनी शुरू हो गई। ये बात सिर्फ पति पत्नी की ही नहीं, अभी तो सास ससुर की नाक का सवाल भी बन गई। अपने बेटे को समझाने की बजाय उन्होंने भी नैना को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, ताकि दबाव में आकर नैना अपने पिता से पैसे मांगे। नैना ने ये बात कभी अपने घर वालों से ना की। हालांकि नैना ने अपने माता पिता से इतना ज़रूर कहा कि वो वहाँ खुश नहीं है। उसे वहाँ दिन रात बात बात पर झिड़की सुननी पड़ती है।
और कुछ भी छोटी मोटी गलती होने पर उसे गालियां तक दी जाती हैं। उसे लगा था कि उसके घर वाले उसे इन परेशानियों से निकालने के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उसका ये भ्रम भी टूट गया। पिता ने सीधे उसे कहा कि ज़रूर तुमने ही उन्हें कोई मौका दिया होगा, कुछ न कुछ गलत किया होगा तुमने। उनसे माफ़ी मांग लो और वहाँ थोड़ा ध्यान से रहो, ससुराल है तुम्हारा। जाओ, सबकी सेवा करो, खुश रहो। नैना को पिता से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। उसने हमेशा एक अच्छी बेटी बनकर पिता की हर बात मानी थी। लेकिन आज बिना किसी गलती के उसके पिता ने उसे कैसी सज़ा दे दी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके परिवार वाले उसे बीच मझधार में बेसहारा छोड़ देंगे। वो पूरी तरह से टूट गई थी, मगर उसे अब भी न जाने क्यों अपनी माँ से कुछ उम्मीद बाकी थी। लेकिन माँ ने उसे सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देने को कह दिया था। शायद माँ ने भी तो सब भगवान भरोसे ही छोड़ रखा था। बेटी के लिए उन्हें दर्द तो बहुत होता था, लेकिन कुछ तो वो शरद बाबू के डर से और कुछ अपने उन पर निर्भर होने की वजह से कुछ कर नहीं पाती थी। वैसे भी उन्होंने 2 बेटियों को जन्म देकर खुद भी जीवन भर ताने ही सुने थे, अपने पति के और ससुराल वालों के भी। उनके पति ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनसे नाराज़ होने में। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और एक दिन ऐसा आया जब नैना से रहा न गया और उसने अपनी माँ से सारी बातें कह सुनाई कि उसे कैसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। वो उस घर से निकल भागना चाहती थी। निर्मला ये सब सुनकर हैरान थी, लेकिन उसे अब भी यही उम्मीद थी कि वक्त के साथ ये सब खत्म हो जाएगा। उसने शरद बाबू से कहा, ऋषि को बिजनेस में बड़ा घाटा हुआ है और वो नैना से 5 लाख रुपए लाने को कह रहा है। अब इतना पैसा हम कहाँ से देंगे उन्हें? शरद बाबू, अब क्या करूं समझ नहीं आता। जो पूंजी बचाई थी वो तो सब उसके ब्याह में लगा दी। अब चिंकी का भी तो 3-4 साल में ब्याह करना ही पड़ेगा ना। और ऐसा तो है नहीं कि एक बार पैसे भी दे दूं तो हमारा पिंड छूट जाएगा। इन दहेज के लोभियों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ये तो आगे भी ऐसे ही मुंह फैलाएंगे। कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? और अगर नैना को घर पर लाकर बैठा भी लिया तो बिरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे? लोग तो यही कहेंगे ना कि ज़रूर नैना में ही कोई खोट है, इसीलिए ससुराल वाले इसे मायके में छोड़ गए। ऐसे तो चिंकी के लिए रिश्ता मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। हम किस किस को जवाब देते फिरेंगे? तुम नैना को कहो कि वो इनके साथ एडजस्ट करे और प्यार से सबका दिल जीत ले। निर्मला ने भी परिस्थिति को देखते हुए तब बेटी को बस धैर्य रखने को कहा था। उनको भी पता था कि कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। शरद बाबू ने झटपट अपना शर्ट पहना और वो बाहर की तरफ भागे। पीछे से निर्मला बार बार पूछ रही थी, क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो? लेकिन उनके सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। शरद बाबू को लग रहा था कि जैसे उनके हाथ से कुछ छूटा जा रहा था, जिसे वो रोकना चाहते थे लेकिन रोक नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें आंसुओं से भीगी थीं और मन एक अनजान आशंका से विचलित था। रास्ते भर वो यही सोचते रहे कि न जाने नैना को क्या हुआ है, वो किस हाल में है। आखिर पुलिस ने फ़ोन करके क्यों बुलाया? उसके ससुराल से किसी का फ़ोन क्यों नहीं आया? ऋषि कहाँ है? उसने उन्हें कुछ क्यों नहीं बताया? क्या नैना को ससुराल में अकेले छोड़कर कोई गलती तो नहीं कर दी? शरद बाबू को वो दिन याद आ गए जब 2 बेटियों के जन्म के बाद उन्होंने निर्मला का कलेजा न जाने क्या क्या बोलकर छलनी कर दिया था। उन्होंने तो अपनी माँ के कहने में आकर बेटे की चाहत में दूसरी शादी तक करने का मन बना लिया था, लेकिन निर्मला के माँ बाप और शरद बाबू के पिताजी के समझाने पर उन्होंने अपनी ये जिद छोड़ दी। इसका ये मतलब कतई नहीं था कि उन्होंने बेटे की चाह छोड़ दी थी। वो आज भी यही चाहते हैं कि काश उनका एक बेटा हो, लेकिन शायद ये भगवान को मंजूर नहीं। दोनों बेटियों के जन्म के बाद निर्मला की कोख फिर हरी ना हुई। शरद बाबू और उनकी माँ उसे हर जगह लेकर गए, डॉक्टर से लेकर हकीम और वैद्य तक को दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज भी जब कभी उनको निर्मला से नाराज़गी जाहिर करनी होती है तो वो उसे ये ज़रूर कह देते हैं कि तुम मुझे एक वारिस तक न दे सकी। निर्मला को भी इन सब की आदत सी हो गई थी, लेकिन उसने भी वक्त और शरद बाबू दोनों के साथ समझौता कर लिया था।
इधर शरद बाबू अस्पताल के लिए रास्ते में थे तो उधर निर्मला घर में अकेले बैठे बैठे सोच रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो शरद बाबू यूं भागे भागे गए। उसे कुछ बताया भी नहीं। उसके मन में किसी अनिष्ट की शंका ने घर कर लिया। निर्मला के सास ससुर कुछ बरस पहले ही परलोक सिधार गए थे। उसके पिताजी भी लंबी बीमारी से लड़ते लड़ते स्वर्ग को प्रस्थान कर गए थे। अब बस निर्मला की माताजी जिंदा थी और उन्हीं के जाने की शंका निर्मला के मन में घर कर गई। उसकी आंखों से आंसू अविरल बह रहे थे। इतने में ही चिंकी ने आकर कहा, माँ माँ, तुम रोती क्यों हो? ये लो, नानी से फोन करके बात ही कर लो। निर्मला के मन में ये ख्याल क्यों नहीं आया था? उसे अपने आप पर बड़ा गुस्सा आया। चिंकी ने नानी को फोन मिलाकर निर्मला की बात करवा दी। अब निर्मला के मन को कुछ तसल्ली हुई, लेकिन ये तसल्ली मात्र 2 मिनट ही रह सकी, क्योंकि उसे ध्यान आया कि अगर माँ एकदम ठीक है तो कहीं नैना को तो कुछ नहीं हो गया। उन्होंने तुरंत नैना को फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने ऋषि और नैना के सास ससुर को फ़ोन किया, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जवाब ना मिलने पर उसका शक पक्का हो गया कि हो ना हो मेरी बच्ची ही किसी मुसीबत में है। और इसके साथ ही उन्हें बड़ा अफसोस भी होने लगा कि वो अपनी बच्ची को भेड़ियों के बीच छोड़कर निश्चिंत हो गई, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। उधर शरद बाबू अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो उनकी आंखों में रुके हुए आंसू अब झरझर करके बहने लगे और वो एक छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने देखा कि नैना को आईसीयू में रखा हुआ था और उसे देखकर वो समझ गए कि नैना जल गई है। उन्हें अपनी बेटी की पीड़ा का अंदेशा तो नहीं था, लेकिन सोच सोच के जी घबरा रहा था कि उसकी ये हालत हुई कैसे। तभी इंस्पेक्टर नितिन यादव ने उनके पास आकर पूछा कि क्या आप ही नैना के पिताजी हैं? जवाब मिलने पर उन्होंने बताया कि आपकी बेटी 70% झुलस गई है। नैना अभी बयान देने की हालत में नहीं है, लेकिन उसके परिवार वालों का कहना है कि वो रसोई में खाना बनाते वक्त इस हादसे का शिकार हो गई। शरद बाबू ने अपनी बेटी को देखने की इच्छा जाहिर की। इंस्पेक्टर ने उन्हें बोला कि वो नैना से बात नहीं कर सकते क्योंकि वो बोलने की हालत में नहीं है, लेकिन वो चाहे तो उसे करीब जाकर देख जरूर सकते हैं। जब शरद बाबू नैना के पास गए तो नैना ने आंखें खोल रखी थीं। उसने पिता की तरफ देखा और आंखों से आंसुओं के सिवाय और कोई प्रतिक्रिया नैना नहीं दे सकी। शरद बाबू का कलेजा ये दृश्य देखकर पसीज गया। उन्हें लगा जैसे नैना पूछ रही हो कि इन सब में आखिर मेरा क्या कसूर था पापा? सज़ा मुझे क्यों मिली? शरद बाबू ये सोचकर सिहर उठे। जब वो आईसीयू से बाहर निकले तो ऋषि और उसके माँ बाप बाहर ही खड़े मिले। ऋषि ने उनसे कहा कि पापा, ये बस एक हादसा था। लेकिन शरद बाबू अब कुछ सुनना नहीं चाहते थे, जिस पर कि ऋषि ने उन्हें धमकाने की कोशिश की कि अगर वो पुलिस के पास गए तो वो उनकी बेटी को अगली बार जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब एक बाप ने अपना इरादा पक्का कर लिया था। शरद बाबू ने उसे गुस्से भरी निगाहों से देखा और चुपचाप वहां से चले गए। डॉक्टर के पास जाकर उन्होंने अपनी बेटी की हालत का जायजा लिया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी बच तो गई है, लेकिन अभी पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं है। उधर निर्मला बार बार शरद बाबू को फ़ोन कर रही थी, जिसे वो बार बार काट रहे थे, लेकिन डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलकर उन्होंने फ़ोन उठाया और निर्मला को अस्पताल आने को कहा। निर्मला और चिंकी दोनों भागे भागे अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों की हालत ऐसी थी कि जैसे उन्हें काटो तो खून नहीं। निर्मला को लगा कि अपनी बच्ची की इस हालत के लिए जिम्मेदार वो खुद है। 2 दिन के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि नैना अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसका गले के नीचे का हिस्सा काफ़ी जल जाने के कारण उसे पूरी तरह ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा, शायद महीनों, और मानसिक तौर पर ठीक होने में शायद कई और साल। माँ बाप अपनी बेटी को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। जब वो नैना से मिलने गए तो उसके आंसू देख शरद बाबू से रहा नहीं गया। उन्होंने नैना से उस दिन वादा किया कि उसकी ये हालत करने वाले खून के आंसू रोएंगे। उन्होंने नैना को बताया कि उन्होंने ऋषि और उसके माँ बाप पर दहेज के लिए उत्पीड़ित करने का केस कर दिया है और उन्होंने ही उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है।
नैना ये सुनकर बहुत खुश हुई कि आखिर उनके माँ बाप उसे समझने तो लगे। नैना को तो लगा था कि जैसे उसे जीवन में वो सब मिल गया जिसे उसने खो दिया था। 2 साल तक कोर्ट में ये केस चलता रहा और अंत में फैसला नैना और उसके परिवार के पक्ष में आया। नैना के पति ऋषि को 14 साल और उसके सास ससुर को इस जघन्य अपराध में उसका साथ देने के लिए 7-7 साल की सजा हुई। नैना का पूरा परिवार इस फैसले से बेहद खुश था। इस जीत के बाद नैना को जैसे नया जीवन मिल गया था। नैना के माता पिता ने भी अब ये बात समझी कि बेटी का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। नैना ने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की और वो आज एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। नैना के पिताजी को बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व है और साथ ही 2 बेटियों का बाप होने पर भी नाज है। अब उन्हें बेटे की कमी नहीं खलती। वो निर्मला के प्रति अपने व्यवहार की माफ़ी मांगकर अब अपने छोटे से परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। बस उन्होंने अगर बेटी का साथ पहले ही दे दिया होता तो इस पीड़ा से न तो उनकी बेटी को गुजरना पड़ता और ना ही पूरे परिवार को। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी आप लोगों को पसंद ज़रूर आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो अपनी राय ज़रूर साझा कीजिए। और ये मेरा पहला ही प्रयास था, तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूँगी कि आपको इसमें कुछ भी बदलाव करने की अगर संभावना लगती है तो आप सब अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइएगा ज़रूर। जल्दी ही फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहती हूँ। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।